नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को बताएँगे गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ मालिक, भूमि का म्यूटेशन क्यों रद्द होता है और कैसे उसका दाखिल-खारिज करवाया जाए। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि गरमजरुआ शब्द का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया? तो मजरुआ एक फ़ारसी शब्द है और इसका मतलब होता है खेती का ज़मीन। और उसमें गैर लग गया उसका मतलब वो नेगेटिव हो गया, गैर मजरूआ। तो गैर मजरूआ वो हो गया जो खेती का योग्य ना हो। अब बंगाल टेंडेंसी एक्ट के तहत यानी कैडेशनल सर्वे में ये प्रावधान था या अंग्रेज उसी भूमि पे टैक्स लेते थे जो खेती वाला हो। जो खेती का ज़मीन नहीं था उस पे टैक्स नहीं लगता था, जो ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन था उस पे। तो इस प्रकार को ज़मीन जो था वो ज़मींदार के पास रहता था और ज़मींदार मालिक थे। तो गरमजरुआ आम जो था, गरमजरुआ आम से आप सभी समझिए जो आम जनता के उपयोग में आता हो, पड़ती ज़मीन हो, आम उसमें लगा रहता था। तो आम जनता के लिए उपयोग होने वाला हो गया रास्ता हो गया, पईन हो गया, नहर हो गया, आहर हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, अन्य बहुत सारे ज़मीन जो आम जनता के उपयोग में आता हो। कुआँ का ज़मीन हो गया, तालाब का हो गया, नहर का हो गया, जो ज़मींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार में निहित थी और ज़मींदारी उन्मूलन से पहले भी ज़मींदारों को राइट नहीं था उस ज़मीन को बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि वो आम जनता के उपयोग में था और ज़मींदार भी उसका उपयोग कर सकता था, वो किसी को रोक भी नहीं सकता था। उसके अलावे उस प्रकार का ज़मीन का म्यूटेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला चीज़ तो वो ज़मीन किसी भी प्रकार से बंदोबस्त होता नहीं है, सरकार को भी बंदोबस्त नहीं करती है। हाँ, अगर मान लीजिए 100 साल पहले उसका नेचर था कि पब्लिक यूटिलिटी में था, मान लीजिए कि पोखर था, नहर था, वो भर गया, तालाब था, भर गया, अब वो उपयोग में नहीं रहा। वर्तमान में अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी तो कलेक्टर का यानी डीएम का अधिकार है कि वो बंदोबस्त कर सकता है। अगर कोई आवेदन दिया या उसे उचित लगता है कि वो पहले के नेचर में नहीं रहा, नेचर परिवर्तित हो गया है और सुयोग्य श्रेणी के ये व्यक्ति है जिनको देना ज़रूरी है, तो वो दे सकता है। अन्य किसी भी हाल में किसी को अधिकार नहीं है और सरकार भी आम जनता का जो आम भूमि है, उसको नहीं दे सकती किसी को भी, क्योंकि वो आम पब्लिक के यूटिलिटी की है। मान लीजिए सड़क का ज़मीन है, अब किसी को घर बनाने के लिए सरकार दे दे, डीएम दे दे, तो वो गलत हो जाएगा, आम जनता की रास्ता बाधित हो जाएगा। तो अगर किसी को गरमजरुआ आम भूमि मिला हुआ है वर्तमान में नेचर परिवर्तित होने के बाद, तो उनके पास एक बंदोबस्ती का पर्चा होता है, उस पर्चा के आधार पे म्यूटेशन कराएँगे, वो दाखिल-खारिज उनका हो जाएगा। वो उनके उत्तराधिकारी जो भी हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, बंधक रख सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। अगर वो बेचेंगे, तो फिर से बिहार सरकार हो जाएगी। तो बेचने के बाद अगर कोई म्यूटेशन कराता है, तो उसका म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फिर से बिहार सरकार ज़मीन हो जाएगी। अन्य कुछ ज़मीनें हैं जैसे गरमजरुआ मालिक है और गरमजरुआ खास है। तो गरमजरुआ मालिक और गरमजरुआ खास दोनों एक ही हैं। गरमजरुआ मालिक का मतलब हो गया जो मालिक का ज़मीन था और गरमजरुआ खास का मतलब है जो ज़मींदार के खास यूटिलिटी में था ज़मींदारी उन्मूलन से पहले। लेकिन वर्तमान में दोनों एक ही माना जाएगा। उस समय ऐसा था कि कुछ ज़मीन गैर-मजरूआत जो था वो मालिक के डायरेक्ट कब्ज़े में था, कुछ उनके इनडायरेक्ट कब्ज़े में था। वो किसी और के भी दिए हुए थे। तो अब तो जो ज़मीन वो दे दिए थे पट्टा पे या किसी को बोने के लिए वो उनका हो गया, वो रेंट सरकार को पे करेंगे। वो उनका तो वो बंदोबस्त करने का उनका अधिकार था। तो हुकुमनामा, पट्टा, इजारा वो सब शब्दावली थी और वो सब अधिकार था ज़मींदार को। तो वो कागज़ात हो अगर किसी के पास, तो उसके आधार पे वो दाखिल-खारिज करवा के रैतीकरण करवा सकते हैं। उसके अलावे
अगर कोई गैर-मजरूआ मालिक या गैर-मजरूआ खास ज़मीन खरीदा है, तो खरीदा है तो उसका म्यूटेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो उसको जिससे खरीदा है वो देखना पड़ेगा। अगर ज़मींदार के वंशज से खरीदा है तो ये देखना पड़ेगा कि उस तौजी के ज़मींदार थे, तो ज़मींदार के नाम पे ज़मींदारी उन्मूलन के बाद जैसे 1950 में ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, उसके बाद अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डेट में ज़मींदारी एक-एक ज़मींदार को समाप्त किया जाए। जिस ज़मींदार के लिए नोटिफ़िकेशन हुआ, अधिसूचना हुआ कि यहाँ के ज़मींदार की ज़मींदारी खत्म, तो उसका ज़मींदारी खत्म। उसके बाद उसके पास जो भी रजिस्टर था लगान का, जैसे ज़मींदारों के पास एक रजिस्टर होता था जिसमें वो पूरा एरिया का लगान वसूलते थे किसानों से, रैयतों से। तो वो रजिस्टर उन लोगों ने जमा किया, जो भी विवरण उसमें था कि किस रैयत का कितना ज़मीन है, किसका कितना लगान है, कितना मिला है, कितना बाकी है और टोटल कितना लगान उसको मिलता था, उसके आधार पे सरकार द्वारा कंपनसेशन भी उन लोगों को दिया गया कि जैसे क्या था कि एक बार ज़मींदारी खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग विवाद करने लगे। तो सरकार भी थोड़ा राहत देने के लिए इन लोगों को कंपनसेशन राशि देने लगी, यानी क्षतिपूर्ति। तो उसी लिए जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट था वो रिटर्न, जिसे वेस्टिंग रिटर्न या ज़मींदारी रिटर्न कहा जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट के आधार पे रैयतीकरण उनका हुआ था। तो अगर अपना वो दिए हैं कि ज़मीन मेरा कब्ज़ा में है और उनका उसके बाद उनका जमाबंदी कायम है और उनके वंशज से अगर आप खरीदे हैं, तो आप वो रिलेट कीजिए कि हाँ, उनका जमाबंदी में नाम है, उसके बाद आप वो अपना दाखिल खारिज कराइएगा, हो जाएगा। अगर बाय द वे उनका ही जमाबंदी में नाम नहीं है और तो 30 साल सरकारी ज़मीन पे एडवर्स पोज़ीशन लगता है, उसके आधार पे आप सिविल न्यायालय से टाइटल डिक्लेयर कराइए कि हाँ, इतना दिनों से ज़मींदार का दखल है, ज़मींदार अपना टाइटल डिक्लेयर कराएँ। उसके बाद कलेक्टर को अधिकार है उसका लगान फिक्स करने का, लगान फिक्स कर देगा, उसके बाद म्यूटेशन होगा। तो ये सब बहुत सारे मामलों में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो साफ रैयत लोग काफ़ी चिंतित हैं कि वो रैयतीकरण होगा कि नहीं। रैयतीकरण होगा, लेकिन उसको आपको रिलेट करना होगा, किस तरीके से आपको मिला, ज़मींदार को क्या अधिकार था। उसके अलावा मान लीजिए कि किसी को कोई आम पब्लिक दखल किया हुआ है, घर बनाया हुआ है या बहुत दिनों से उनका दखल है और पहले का ज़मींदार का दिया हुआ पट्टा या हुक्मनामा या जो भी कागज़ात है और वो रखे हैं, दाखिल खारिज ना करवाए हैं, वो बेच दिए। तो आप उससे रिलेट कीजिए, वो ले जाकर दिखाइए। तो उनका तो जमबंदी है ही नहीं, तो आपका कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको रेंट फिक्स कराना होगा और वो जो ज़मींदारी का हुक्मनामा है, ज़मींदार का दिया हुआ, उसके आधार पे रेंट फिक्स कराना होगा समाहर्ता के यहाँ। अंचल में मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, तो डीसीएलआर के यहाँ अपील में जाइए। अपील में जाने के बाद दिखाइए कि इतना दिन से इस ज़मीन पे उनका दखल है और ज़मींदार के वंशज का ही दखल था। उसके आधार पे रेंट फिक्सेशन होगा समाहर्ता के यहाँ से और उसके बाद जाकर रैयतीकरण होगा, तब आपका दाखिल खारिज होगा। उसके अलावे किसी को मान लीजिए कि पर्चा से मिला हुआ है, जैसे सीलिंग एक्ट का ज़मीन हो, भूदान का हो और अन्य बहुत सारे एक्ट में जो बिहार सरकार ज़मीन रैयतों को, भूमिहीनों को देती है, उसके आधार पे मिला हो, तो उसका भी दाखिल खारिज का प्रोसेस है कि आपके पास पर्चा है या बंदोबस्ती के कागज़ात हैं, तो उसको ले जाइए और उसके आधार पे दाखिल खारिज करवाइए। हाँ, उसको भी बेच नहीं सकते हैं, उसको बेचिएगा अगर कोई खरीदेगा तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भूमिहीन हैं और आपको मिला हुआ है, फिर बेच देंगे तो फिर भूमिहीन हो जाएँगे। तो सरकार देती रहेगी, आप बेचते रहिएगा, इसीलिए उसको बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। जो भी भूमिहीनों को आवंटित किया गया है भूमि या सीलिंग एक्ट में हो अर्जित, सीलिंग एक्ट एक लिमिटेशन एक्ट था, उसमें बहुत सारे ज़मींदारों का ज़मीन ले लिया गया था कि आप इतना से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। भूदान एक्ट से भी बहुत सारा दान में मिला था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा
एक योजना चलाया गया था भूदान, जमींदारों से जमीन मांगे थे और बड़े-बड़े रैयतों से कि आप थोड़ा-थोड़ा अपना 1/6 भाग दान कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने दान किया था, लगभग 50,000 एकड़ के आसपास, 50 लाख एकड़ के आसपास ज़मीन दान में आया था। 6 लाख के एकड़ के आसपास आया था बिहार में केवल। तो वो सब ज़मीन अन्य किसानों को बंदोबस्त हुई है, जो ज़मीन बिक्री के लिए नहीं है और कोई रैयत में मिला है भूदान में, तो पर्चा के आधार पे उनको म्यूटेशन हो सकता है, हो जाएगा। और कोई खरीदा हुआ है उनसे तो उनका म्यूटेशन नहीं होगा, वो बिहार सरकार हो गया रिटर्न फिर से। तो भूदान का ज़मीन हो या सीलिंग का हो, किन्हीं को बंदोबस्ती पर्चा से मिला हो तो वो ज़मीन ना खरीदे। अगर वो खरीदे हैं आप और म्यूटेशन के लिए दिए हैं, रिजेक्ट हो गया है, तो कर्मचारी सही किया है और आप ज़मीन के मालिक नहीं बन पाइएगा। लेकिन अगर बहुत सारे क्या होता है कि कर्मचारी और अंचल अधिकारी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किसी का भी गैर मजरूआ शब्द सुनते ही उसका जमबंदी कैंसिल कर दे रहा है और म्यूटेशन रद्द कर दे रहा है। भाई, अगर वो उसका जमबंदी कायम है तो वो उसका रद्द ही हो गया। आप रिलेट करके देखिए खतियान से और किस आधार पे आप पहले से जमबंदी कायम किए हैं आपके अंचल अधिकारी लोग। तो आप सभी अगर इस तरीके का आप सभी के साथ हो, तो आप लोग खुद से रिलेट कीजिए और देखिए कि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद क्या उसका कंडीशन और नेचर क्या रहा है और किस आधार पे आप खरीद किए हैं। फिर भी किसी प्रकार की सवाल हो आप सभी के पास, तो आप सभी मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8873461436, उस पे भेज दीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है। मैं हर संडे को उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, जो दाखिल खारिज संबंधित क्वेश्चन आएगी। आगे हर दाखिल खारिज से संबंधित जानकारियाँ देता रहूँगा। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें कि म्यूटेशन संबंधित हर वीडियो मैं आप सभी को लाता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद।